फ्रेंड्स, सेक्शन 128, उससे पहले हमने इंडेमनिटी किसको बोलते हैं यानी इंश्योरेंस कंपनी, गारंटी यानी लोन, इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस क्या है वो सब हम लर्न कर रहे थे। आज हमें सियोरिटी की लायबिलिटीज कितनी रहेगी। आपको मालूम है ए ने बी को बोला था कि सी को लोन दे दो, ए ने बी को बोला सी को लोन दे दो, ए सियोरिटी है, बी क्रेडिटर्स है एंड सी है वो प्रिंसिपल डेटर है। तो ये जो ए है वो ए का लायबिलिटी कितना रहेगा, ए यानी सियोरिटी का लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर सी का जितना रहेगा उतना ही ए का लायबिलिटी रहेगा। जो आपको बोला यहाँ पे को एक्सटेंसिव, कितना प्रिंसिपल डेटर का जितना लायबिलिटीज है उतना लायबिलिटी सियोरिटी का रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुझे अलग बोला है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि लायबिलिटी है वो सियोरिटी की प्रिंसिपल डेटर से कम है तो कम भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जितनी लायबिलिटी सियोरिटी की रहेगी। एनालिसिस देखो, कोएक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, कोएक्सटेंसिव विद डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मतलब जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है उतना ही सियोरिटी लायबल है, और सियोरिटी को कम लायबल करना है तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 1 करोड़ का लोन एक ए ने बोला, बी को बोला सी को दे दे, 60 लाख तक मैं लायबल रहूंगा, 60 लाख तक मैं लायबल रहूंगा, तो आप लायबिलिटी को कम कर सकते हो बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओनली। एक्सप्रेस एग्रीमेंट से ही लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सियोरिटी का लायबिलिटी अराइज कब होगा, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तभी ही सियोरिटी का लायबिलिटी शुरू होगा एंड अराइज होगा। उसका मतलब जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है, ऑल द सम्स जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है उतना ही सियोरिटी लायबल रहेगा। और कोई भी कंडीशन सियोरिटी ने डाल दिया है प्रेसिडेंट यानी पहले से ही डाल दिया है तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही सियोरिटी लायबल रहेगा। 144 सेक्शन आएगा, वो कंसेप्ट को सियोरिटी का है। ए ने बोला था, बी को बोला था कि एफ एग्री है तो मैं और एफ दोनों सी के लिए सियोरिटी का काम करेंगे। ए ने बोला, लेकिन बोला क्या, इफ डी विल एग्री, कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन को सियोरिटी सेक्शन 144, डी एग्री है तो ए एंड डी दोनों साथ में मिलके क्रेडिटर्स बी को गारंटी देंगे और सी के लिए देंगे। तो प्रेसिडेंट कंडीशन है फुलफिल होगी तो ही सियोरिटी लायबल होगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट है, हाँ आपने स्टैम्प यूज नहीं किया है, साइन नहीं किया है, कुछ भी डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट रह गया था, उस डिफेक्ट की वजह से प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है तो सियोरिटी भी रिलीज हो जाएगा। Is there any defect in document? Due to that, principal debtor is discharged. Hence, surety is also discharged. क्रेडिटर्स ने प्रिंसिपल डेटर पे यानी बी ने सी पे स्यू नहीं किया, तभी भी सियोरिटी की ए की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। ए है वो गारंटी दे रहा है, ए बी को गारंटी दे रहा है, ए सी के लिए गारंटी दे रहा है, तो बी क्रेडिटर्स सी प्रिंसिपल डेटर्स पे स्यू करना भूल गया, बी ने स्यू नहीं किया, नॉट स्यूड, एट दैट टाइम ऑल्सो ए इज लायबल। उसका मतलब यह है कुछ अलग सा कॉन्ट्ररी ऑपोजिट एग्रीमेंट नहीं है तो क्रेडिटर्स को ऐसा लगता है तो प्रिंसिपल डेटर से पहले सियोरिटी पे एक्शन ले सकता है, प्रोसीड्स कर सकता है। क्रेडिटर्स को ठीक लगेगा तो पहले प्रिंसिपल डेटर पे नहीं डायरेक्टली सियोरिटी पे स्यू कर पाएगा। एग्जाम्पल 19 आपको दिया हुआ है, देखो सी बिल लिख रहा था, सी ने बिल लिखा था और ए ने सी के लिए बी को गारंटी दिया था,
गारंटी देगा कौन? सीओडीटी। किसको देगा? क्रेडिटर्स को। ए ने गारंटी दिया है, किसको दिया है? क्रेडिटर्स को दिया है, टू होम। किसके लिए दिया है? तो प्रिंसिपल लेटर्स के लिए, सी के लिए गारंटी दिया है, लेकिन सी ने डिसऑनर कर दिया, तो ए लायबल होगा। नॉट ओनली अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। ऑल्सो इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। ए है वो गारंटी दे रहा है, बी को दे रहा है, सी के लिए दे रहा है, और सी ने वो बिल लिख के डिसऑनर कर दिया, तो ए लायबल रहेगा। नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो विद द इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। नाउ सीओडी के लायबिलिटी का हम समीकरण में देखेंगे। सीओडी की लायबिलिटी कब है? सेकेंडरी है। प्रिंसिपल लेटर पे नहीं करेगा तो ही सीओडी पे करेगा। सीओडी की लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी? जब प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्ट करेगा तब सीओडी की लायबिलिटी स्टार्ट होगी। क्रेडिटर्स को ठीक लगेगा तो सबसे पहले डायरेक्टली सीओडी पे एक्शन लेगा विदाउट फर्स्ट प्रोसीडिंग टू प्रिंसिपल लेटर। प्रिंसिपल लेटर पे स्यू किए बिना डायरेक्टली क्रेडिटर्स है वो सीओडी को स्यू कर पाएगा। ये हमने देखा नेचर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सीओडी। अभी देखो, दो बंदे प्राइमरी लायबल है, इंटरनली अरेंजमेंट कर दिया था कि हम एक है वो दूसरे का गारंटर है। थर्ड पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं था। एट दैट टाइम बोथ प्राइमरी लायबल होगा, एक पार्टी दूसरे का सीओडी है, तभी भी दोनों पार्टी प्राइमरी लायबल होगी। एग्जाम्पल बढ़िया सा दिया है, ए एंड बी दोनों साथ में मिलके सी को एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देते हैं, लेकिन इंटरनली ए ने ऐसा बोल दिया था बी को, तू पे कर देना, तू नहीं करेगा तो ही मैं करूंगा, मैं तेरा सीओडी हूं। सी को मालूम था ए एंड बी का इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, इसीलिए ए एंड बी प्राइमरी लायबल होंगे। यहाँ पे गारंटी नहीं होगी, बोथ विल बी लायबल ए एंड बी। लेट मी रीड दैट। टू पर्सन यानी ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन यानी विद सी फॉर सर्टेन लायबिलिटी, लेकिन क्लियरली इन लोगों ने इंटरनली डिसाइड किया था वन ऑफ देम ओनली लायबल डिफॉल्ट ऑफ द अदर। दो बंदों ने थर्ड पर्सन के लिए एक बार लायबिलिटी एक्सेप्ट किया, बाद में दोनों बंदों ने साथ में मिलके ऐसा बोल दिया बी पे नहीं करेगा तो ही ए करेगा, उसमें थर्ड पर्सन नॉट बीइंग द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी को मालूम ही नहीं है, मालूम है तो भी उसने साइन नहीं किया, वो एग्री नहीं है। यहाँ पे थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, तो ये दोनों पर्सन ए एंड बी है वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल रहेंगे, उसका लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगा। थर्ड पर्सन को मालूम है तो भी, मालूम है उसके लिए, मालूम है ए ने बी का गारंटी दिया है, लेकिन ए बी ने इंटरनली समझा है, ए ने सी को नहीं बोला है, ए ने सी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है कि बी पे नहीं करूंगा तो ही मैं करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर सीओडी गिव्स गारंटी टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे सीओडी ने क्रेडिटर्स को गारंटी नहीं दी है, यहाँ तो ए ने सीओडी ने प्रिंसिपल लेटर्स को बोला है तू पे नहीं करेगा तो मैं करूंगा, तो नहीं चलेगा। ऑलवेज सीओडी है वो क्रेडिटर्स को बोलेगा चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं, ये पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। यहाँ पे ए एंड बी दोनों ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस नोट लिख के सी को दे दिया था। ए ने अगेन नया कॉन्ट्रैक्ट किया था जो सी को मालूम था कि ए ने बोला था मैं बी का सीओडी हूं, जब नोट लिखा था तब से ए ने बोला मैं तो सीओडी हूं, लेकिन सी को मालूम था, लेकिन सी का कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था, सी वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, सिर्फ उसको इतना ही मालूम है ए ने बी को बोला है, ए ने सी को पूछा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ए एंड बी दोनों प्रॉमिसरी नोट के लिए प्राइमरी लायबल रहेंगे। अभी अच्छे से टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ द सीओडी, राइट्स ऑफ द सीओडी। हमने बोल तो दिया इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, लेकिन मैं डिस्चार्ज कब होगा? पेमेंट करके होगा क्या? उसके अलावा और भी रास्ते हैं, सीओडी को डिस्चार्ज होना है।
ए ने बोला था, बी को बोला था कि सी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा, तो ये ए सीओडीटी है, तो सीओडीटी डिस्चार्ज रिलीज कब होगा, उसकी लायबिलिटी कब खत्म होगी, किस तरीके से वो अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकता है, वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, व्हेन कम्स टू एंड, वो हमें डिटेल में देखना है। सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ द गारंटी, ए ने बी को बोला सी अच्छा बंदा है, मैं लायबिलिटी ले रहा हूं, वो कल बोल दिया नहीं, आज मुझे रियली मालूम पड़ा, रात को पी रहा था, वो अच्छा बंदा नहीं है, रिवोकेशन कर दिया। फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है, स्पेसिफिक गारंटी अक्रू होने से पहले रिवोक हो सकती है, रिवोक यानी कैंसल। सबसे पहले मुझे सीओईटी को ए को डिस्चार्ज होना है तो मैं मेरा गारंटी को रिवोक कर सकता हूं। ए ने बी को बोला था, अभी बी ने कुछ टर्म्स कंडीशन में चेंज किया लेकिन ए को पूछा नहीं, बी ने डायरेक्टली सी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया, ए को पूछा नहीं, विदाउट कंसेंट ऑफ सीओईटी, सीओईटी के कंसेंट बिना कुछ भी बी ने चेंज किया है तो ऑलवेज सीओईटी विल बी डिस्चार्ज, यहाँ पे सीओईटी है वो डिस्चार्ज हो सकता है। इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपकी गारंटी है वो इनवैलिड हो सकती है। लेट वी सी रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सबसे पहले कंटिन्यूइंग गारंटी है वही नोटिस दे के रिवोक होती है। एक साल के अंदर ए ने बोला था बी को जितना गुड सी को बेचेगा ना उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन 3 महीने के बाद बोल दिया आज के बाद कुछ बेचेगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है। कौन से ट्रांजेक्शन के लिए, सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है। आप क्रेडिटर्स को नोटिस दे के रिवोक कर सकते हो। ए बी को बोल देगा कि अभी सी के लिए मैं लायबल नहीं हूं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए ही कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है। एक बार रिवोक कर दिया तो सीओईटी लायबल नहीं रहेगा, लेकिन रिवोक के पहले के ट्रांजेक्शन के लिए सीओईटी कंटिन्यू लायबल रहेगा। कंटिन्यूइंग गारंटी है, आज ना बोला तो आज के बाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा, आज तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल रहेगा। स्पेसिफिक गारंटी है तो स्पेसिफिक गारंटी अभी अक्रू नहीं हुआ है, मैंने बोला था ए ने बोला था बी को सी को गुड दे देना, ये एक टीन है ऑयल का वो दे देना, लेकिन अभी बी ने दिया नहीं था तो ऐसी सिचुएशन में ए रिवोक कर सकता है, अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। स्पेसिफिक गारंटी रिवोक हो सकती है कब तक, जब तक अक्रू नहीं हुई है तब तक। बढ़िया सा एग्जांपल है, सब देखिए। ए ने आर को प्रॉमिस किया था कि जितना 12 मंथ तक सी जितना परचेस करेगा उसके लिए मैं लायबल हूं, लेकिन आफ्टर 3 मंथ बोल दिया ए ने कि अब मैं लायबल नहीं रहूंगा। ए है वो सीओडीटी है, आर है वो क्रेडिटर्स है, सी है वो प्रिंसिपल लेटर है। एट दैट टाइम 3 महीने के बाद बोल दिया अब मैं लायबल नहीं हूं। 3 मंथ तक 2000 का परचेस किया था, 2000 तक एक कंटिन्यू लायबल रहेगा, लेकिन उसके बाद भी सी ने 1000 का परचेस किया है और आर ने दे दिया है। जब आर ने दे दिया है, मना बोलने के बाद भी दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आफ्टरवर्ड 1000 के लिए लायबल नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, सी द नेक्स्ट। ए ने बी को गारंटी दिया है, 1 लाख तक का गारंटी दिया है, और सी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ए ने बोला था सी का 1 लाख तक का गारंटी मैं दे रहा हूं, ए ने बी को बोला था, सी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया, बाद में रिवोक करना चाहते हैं तो रिवोक नहीं हो सकता, ए लायबल है। यहाँ पे स्पेसिफिक गारंटी है, लायबिलिटी अक्रू हो चुकी है, इसीलिए ए कंटिन्यू लायबल रहेगा। एक्स ने गारंटी दिया था कि 50,000 तक आप लोन दे दो,
ए ने बी को लोन भी दे दिया, एक्स ने गारंटी दिया था, एक्स ने ए को गारंटी दिया था, तुम बी को लोन दे दो। 50,000 तक गारंटी दिया था, लेकिन ए ने 10,000 दिया, बाद में एक्स ने मना बोल दिया, तो 10,000 के बाद कोई पेमेंट ए करेगा तो उसके लिए एक लायबल नहीं रहेगा। ए इज लायबल ओनली अप टू 10,000, ओनली अप टू 10,000। सेक्शन 131 बोल रहा है कि डेथ हुआ किसका, सीओईटी का डेथ हुआ, सीओईटी के डेथ तक उसकी एस्टेट लायबल, उसके बाद वो लायबल नहीं होगा। पास्ट ट्रांजेक्शन है उसके लिए एस्टेट लायबल, डेथ हुआ है तब तक के ट्रांजेक्शन के लिए एस्टेट लायबल, एंड कंटिन्यू गारंटी है तो डेथ होते ही आफ्टरवर्ड्स के लिए ट्रांजेक्शन के लिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए सीओईटी लायबल नहीं रहेगा। डेथ के बाद सीओईटी लायबल नहीं रहेगा, गारंटी इमीडिएटली रिवोक हो जाएगी। लेकिन डेथ के पहले के ट्रांजेक्शन के लिए सीओईटी का तो डेथ हो गया, उसकी एस्टेट लायबल है। नोवेशन, जब हम फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन द सेम पार्टी और डिफर पार्टी, एट दैट टाइम सीओईटी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हो जाता है। पहले ए ने बी को बोला था सी को 1 लाख तक का गुड्स दो, अभी नया कॉन्ट्रैक्ट किया सी को 50,000 तक का गुड्स दो, तो 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी ए लायबल नहीं है, नोवेशन हो गया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट के से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में से ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द सीओईटी हम कर रहे हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा रिवोक कर दिया, सीओईटी ने बोल दिया अब तेरे लिए मैं लायबल नहीं हूं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, रिवोकेशन। सीओईटी ने बोला था, अभी क्रेडिटर्स का कंडक्ट कुछ भी कंडीशन में चेंज किया, पूछा भी नहीं। लेट मी सी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल डेटर्स ने कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वो सीओईटी का कंसेंट नहीं लिया, कंसेंट नहीं लिया तो सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सभी अब के जो ट्रांजेक्शन है, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है, उस सभी के लिए हमारा सीओईटी ए डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो बढ़िया एग्जांपल दिए हुए हैं, ए यहाँ पे सीओईटी है और बी को अपॉइंट कर रहे थे, बी का सैलरी डिसाइड किया हुआ था पहले, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, बी है वो प्रिंसिपल लेटर है, सी है वो क्रेडिटर्स है। ए ने सी को बोला बी को जॉब पे रख, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स अमाउंट डिसाइड किया था, बाद में सी और बी ने साथ में मिलकर आपका सैलरी यानी बी का सैलरी बढ़ा दिया, बोला कि कस्टमर जो ओवरडो करेंगे ना उसका 1/4 तू सफर करना, सैलरी में तेरा बढ़ा देता हूँ। ये काम सी ने बी के साथ किया, सी ने बी के साथ नया एग्रीमेंट किया, सैलरी बढ़ाया, लेकिन वो ए से पूछा नहीं, इसीलिए ए लायबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है, ए ने सी को बोला बी को तू रख, बी कुछ मिसकंडक्ट करेगा तो एज पर लॉ उसकी जो ड्यूटी है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ए ने सी को बोला बी को रख, बी के मिसकंडक्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बी है वो विद इन द लेजिस्लेशन रह करके ही काम करेगा, लेकिन बाद में लेजिस्लेशन चेंज हुआ, न्यू एक्ट आ गया, एट दैट टाइम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ओल्ड लेजिस्लेचर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नया लेजिस्लेचर आया तो नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं हुआ और बी ने मिसकंडक्ट किया। वो मिसकंडक्ट वैसे तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी मिसकंडक्ट ही था, लेकिन चेंज इन लॉ होने के बाद टर्म्स चेंज हुई है, लॉ की टर्म्स चेंज हुई है, एक भी टर्म्स चेंज हुई है तो नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था एज पर ओल्ड लॉ ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो अभी लॉ ही चेंज हो गया है तो लॉ तो फुलफिल करना ही है, तो एज पर न्यू लॉ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा एग्रीमेंट नहीं करने की वजह से यहाँ पे ए डिस्चार्ज हो जाएगा, बी के एक्ट के लिए ए लायबल नहीं होगा। जैसे ही एक्ट चेंज हुआ था उसी समय पे बी और सी ने ए का कंसेंट लेकर नया एग्रीमेंट किया होता तो ए लायबल रहता। यहाँ पे सी एग्री हुआ था बी को अपॉइंट करने के लिए, ए सियोरिटी था, ए ने सी को बोला तो बी को संभाल, इतने सैलरी में संभाल, सैलरी डिसाइड किया था,
बाद में सैलरी की जगह बीओसी सामने सामने समझ के कमीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक वो पूछते भी नहीं है। सीओईटी के कंसेप्ट बिना कुछ कंडीशन चेंज होता है, सीओईटी डिस्चार्ज, ए यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। कंटिन्यू गारंटी है, ए ने बोला था सी को तू बी को 3 लाख तक का गुड सप्लाई कर, ऑयल सप्लाई कर, मैं लायबल हूं। बाद में बी का ऐसा कुछ सिचुएशन है, एम्ब्रेस हुआ, ए को पूछे बिना बी एंड सी का कॉन्टेक्ट हो गया। अभी केस से परचेस करना है, केस से परचेस करना है, लेकिन जो पेमेंट आएगा वो फीफो बेसिस पुराना डेट पहले सेट ऑफ होगा। ये सब अरेंजमेंट में आपने ए को इन्वॉल्व नहीं किया तो ए इज नॉट लायबल। आफ्टर न्यू अरेंजमेंट ए इज नॉट लायबल। अभी पेमेंट आया, पुराना सेट ऑफ हो गया, बात खत्म। इसीलिए कुछ भी कंडीशन चेंज करने से पहले आपको पूछना चाहिए। लेट वी सी, नेक्स्ट है, सी ने बी को 5 लाख रुपीज 1 मार्च को देने के लिए बोला था। ए ने गारंटी लिया था, ए ने गारंटी लिया था कि तू बी को 5 लाख दे दे, लेकिन 1 मार्च को देना। उस बंदे ने क्या किया, 1 जनवरी को दे दिया, बिफोर टाइम दे दिया, कंडीशन में चेंज कर दिया। ए इज नॉट लायबल, रिमेंबर दैट। फ्रेंड्स, कुछ भी कंडीशन चेंज करते हो वो सीओईटी के राइट को बेनिफिट करवाती है, और सीओईटी को नहीं पूछते हो तो सीओईटी कंटिन्यू लायबल। लेकिन सीओईटी के राइट को इंपेयर होता है, लॉस होता है, नहीं पूछते हो तो ही सीओईटी डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे वेरिएशन हुआ है, वो सब्सटेंशियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा, तो सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सीओईटी ने बोला था चिंता मत करो, 25,000 तक का लोन दे दो, लेकिन बैंक ने 20,000 का ही लोन दिया है, सीओईटी कंटिन्यू लायबल। अल्टरेशन है, चेंज है, वो बेनिफिशियल टू द सीओईटी है, बेनिफिशियल टू सीओईटी है, तो उसके लिए आपने नहीं पूछा है तो भी सीओईटी कंटिन्यू लायबल रहेगा। अभी क्रेडिटर्स क्या कर रहा है, प्रिंसिपल लेटर्स को डिस्चार्ज कर रहा है। पहला क्रेडिटर्स ने क्या किया, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स का पॉइंट कर रहे हैं। कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स में हमने पहला पॉइंट किया था वेरिएशन इन द टर्म। अभी हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स प्रिंसिपल लेटर्स को डिस्चार्ज कर रहा है। नया कॉन्ट्रैक्ट किया, नोवेशन किया, और जिसमें आपने लिख दिया कि अभी मुझे तेरे से पैसा नहीं चाहिए। नया कॉन्ट्रैक्ट करके क्रेडिटर्स ने प्रिंसिपल लेटर्स को रिलीव कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो सीओईटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। और क्रेडिटर्स ने 3 साल में जो प्रिंसिपल लेटर्स पे सीव करना था वो नहीं किया, कोई एक्ट है, कोई ओमिशन है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल लेटर्स डिस्चार्ज हो जाता है। एक बार प्रिंसिपल लेटर्स डिस्चार्ज हो जाता है तो सीओईटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और बिल्डिंग द हाउस का कॉन्ट्रैक्ट किया था। सी ने गारंटी दिया है ए के परफॉर्मेंस के लिए, ए अच्छा आदमी है, ए प्रिंसिपल लेटर है, सही काम करेगा। सी ने क्रेडिटर्स को बी को बोल दिया था कि तू तेरा काम ए का अच्छा रहेगा, लेकिन बी ने टिम्बर सप्लाई नहीं किया, क्रेडिटर ने टिम्बर सप्लाई नहीं किया, तो एट दैट टाइम सी इज डिस्चार्ज, एट दैट टाइम सी इज डिस्चार्ज। ए ने सी को गारंटी किया था तो बी को गुड सप्लाई कर दे, और बाद में इंटरनली बी एंड सी ने प्रॉपर्टी से वो ड्यू सेटल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली बी इज डिस्चार्ज एंड ए इज डिस्चार्ज। प्रॉपर्टी के सामने आपने ए को पूछा नहीं था, बी सी ने समझ लिया था, तो बी भी डिस्चार्ज एंड ए भी डिस्चार्ज। नेक्स्ट, फर्स्ट में वेरिएशन इन टर्म, सेकंड में रिलीज द प्रिंसिपल लेटर, थर्ड में आपने यानी कि क्रेडिटर्स ने कोई राइट कंपाउंड किया, यानी प्रिंसिपल लेटर्स पे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। प्रिंसिपल लेटर्स को बोल दिया मैं तुझे सीयू नहीं करूंगा, अरे तो सीयू नहीं करता तो कोई बात नहीं, बोल तो नहीं, तो सीओईटी तो कर पाए। या तो क्रेडिटर ने बोल दिया 1 साल तक प्रिंसिपल लेटर में मैं सीयू नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। क्रेडिटर्स सीयू नहीं किया है तो सीओईटी पे सीयू कर सकता है, लेकिन बोल देगा एक बार प्रिंसिपल लेटर्स को तो सीओईटी का राइट को अफेक्ट होगा, तो सीओईटी है वो सीयू नहीं कर पाएगा, तो वह सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। टाइम दे रहे हो, सीयू नहीं करूंगा ऐसे बोल रहे हो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुआ है, क्रेडिटर्स ने क्या किया है, कंपोजिशन यानी नया कॉन्टेक्ट करके
टाइम ज्यादा दे दिया, सीयू नहीं करूंगा ऐसा बोल दिया, तो सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? सीओईटी से कंसेंट नहीं लिया था। सीओईटी को विदाउट कंसल्टिंग, उसको पूछे बिना, विदाउट कंसल्टिंग आपने ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन किया है तो भी सीओईटी डिस्चार्ज। आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है टू पे ऑफ डेब्ट के लिए, आपने सीओईटी को बोल दिया, सीओईटी को पूछे बिना क्रेडिटर्स ने डेटर्स को बोल दिया है कि तुझे 1 साल ज्यादा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर्स को टाइम मिला है, क्रेडिटर्स को पूछा नहीं है, तो सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? सीओईटी मोर टाइम देना नहीं चाहेगा, वो वेरी नेक्स्ट डे प्रिंसिपल डेटर्स पे स्यू करेगा, नॉट टू स्यू। यहाँ पे क्रेडिटर्स ने बोल दिया था डेटर्स को मैं तुझ पे स्यू नहीं करूंगा। एट दैट टाइम सीओईटी का राइट है वो अफेक्टेड हुआ है, वायोलेटेड हुआ है। सीओईटी चाहेगा तो भी स्यू नहीं कर पाएगा, क्यों? क्रेडिटर्स ने मना बोला है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका सीओईटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कहाँ पे सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा वो भी आगे पॉइंट है, लेट वी सी। लेक्चर तो लंबा हो रहा है, कंटिन्यू टॉपिक है तो लंबा करना पड़ता है। वह सीओईटी इज नॉट डिस्चार्ज। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट when agreement made with third person, क्रेडिटर्स ने प्रिंसिपल डेटर्स को नहीं बोला टाइम दे रहा हूं, क्रेडिटर्स ने थर्ड पर्सन को बोला कि प्रिंसिपल डेटर्स को टाइम दे देंगे, तो एट दैट टाइम सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सी यहाँ पे होल्डर है और ए है वो सीओईटी है, एक्सेप्ट बी ने क्या है, बी प्रिंसिपल डेटर्स है। यहाँ पे सी ने एम को बोला कि बी को टाइम दे दो। बी क्या है? बी है वो प्रिंसिपल डेटर, सी क्या है? क्रेडिटर्स, ए क्या है? सीओईटी। सी ने एम को बोला बी को टाइम दे दो, तो ए डिस्चार्ज नहीं होगा। सी ने प्रिंसिपल डेटर्स को नहीं बोला है। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स ने टाइम दिया है प्रिंसिपल डेटर्स को, लेकिन प्रिंसिपल डेटर्स को बोला नहीं है, थर्ड पर्सन को बोला है, तो सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट में क्रेडिटर्स फॉरबियर टू स्यू, यानी क्रेडिटर्स ने 1 साल 2 साल तक स्यू नहीं किया है, लेकिन नहीं करूंगा ऐसा बोला नहीं था, तो एट दैट टाइम सीओईटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सिर्फ क्रेडिटर्स की स्यू नहीं करने की वजह से यहाँ पे सीओईटी का राइट इन्फोर्स हो सकता है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। बी को सी को पेमेंट करना था, ए ने गारंटी दिया था और डेट पेएबल हो गया, लेकिन सी ने 1 साल तक बी पे स्यू नहीं किया, तो भी ए लायबल रहेगा। सी ने बोला नहीं था तेरे पे नहीं करूंगा, डिफरेंस समझो, सी ने बी को बोला होता मैं तेरे पे स्यू नहीं करूंगा तो डिस्चार्ज हो जाते, माइनर डिफरेंस है। बोला नहीं था, 1 साल तक सिर्फ सी नहीं किया है, तो अभी सीओईटी कंटिन्यू लायबल रहेगा। लेट मी सी नेक्स्ट। क्रेडिटर्स ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन कर रहा है जिसकी वजह से सीओईटी का जो राइट है वो इम्पेयर हो रहा है, सीओईटी का राइट है वो इम्पेयर हो रहा है। फ्रेंड्स एट दैट टाइम ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन है, समझो कि क्रेडिटर्स को प्रिंसिपल डेटर्स ने स्टॉक दिया था, क्रेडिटर्स ने वो स्टॉक संभाला नहीं, क्रेडिटर्स ने वो स्टॉक संभाला नहीं है, तो सीओईटी अप टू द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 139 बोल रहा है, एग्जांपल देख लो, ए ने लोन दिया था और गारंटी सीओईटी से मिली हुई थी, लेकिन जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा था वो लॉस हो गया, निग्लिजेंसी के वजह से लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का मिस्टेक है, तो सीओईटी का राइट्स इम्पेयर हो रहा है, तो उतना सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्रेडिटर्स ने ऐसा कोई इनकंसिस्टेंट काम किया हुआ है, क्रेडिटर्स भूल गया है, जिसकी वजह से सीओईटी का रेमेडी अफेक्टेड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सीओईटी उतनी वैल्यू तक डिस्चार्ज हो जाएगा। कुछ भी ओमिशन है, कुछ भी इनकंसिस्टेंट एक्ट है, सीओईटी का बेनिफिट कम हो रहा है, तो उतनी वैल्यू तक सीओईटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे 2 पेमेंट एडवांस कर दिया है,
प्रिंसिपल लेटर्स ने 2 पेमेंट एडवांस कर दिया है और उसकी वजह से मालूम नहीं होगा सीओईटी को, तभी भी उस प्री पेमेंट तक ए डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ए ने एम को बोला था तो जा बी के वहां काम कर, एम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, और बी ने बोला था एटलीस्ट वंस इन ए मंथ मैं उसकी केस वेरीफाई करूंगा, लेकिन बी ने क्रेडिटर्स ने एम का प्रिंसिपल लेटर्स का केस वेरीफाई नहीं किया, इसीलिए ए लायबल नहीं होगा, ए डिस्चार्ज हो जाएगा। वेरिएशन, रिवोकेशन एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट कब मानी जाएगी? जब गलत इंफॉर्मेशन दिया है क्रेडिटर्स ने, कोई इंफॉर्मेशन छुपाया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का था ही, प्रिंसिपल लेटर्स का था ही, लेकिन वो सीओईटी को बताया नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सीओईटी ने दी हुई गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। पहला पॉइंट मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत इंफॉर्मेशन दिया, दूसरा छुपाया है तो भी गारंटी आपकी है वो इनवैलिड हो जाएगी। ए ने बी को क्लार्क की तरह रखा है, सी ने गारंटी दिया है, लेकिन सी का पास्ट एक्सपीरियंस था जब उसने सम रिसीव फेल हुआ था, नहीं डिपॉजिट करवाया था, वो बताया नहीं। प्रीवियस कंडक्ट बी का सी को बताया नहीं, ए ने बी का प्रीवियस कंडक्ट सी को बताया नहीं और सी से गारंटी लिया है, सी को मालूम ही नहीं था, तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे ए ने सी को गारंटी दिया था, बी के लिए 2 लाख रुपए तक का गारंटी दिया था, बाद में प्राइवेटली बी एंड सी ने एक्सेस ₹5 ओल्ड डेट के लिए लेना है ऐसा एग्रीमेंट किया है और वो ए से छुपाया है, तो ए डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे हमने देखा था सीओईटी का पॉइंट, सीओईटी यानी ए ने बोला था डी एग्री है तो हम बी की गारंटी लेंगे, डी एग्री होगा तो ही ए लायबल होगा, सीओईटी का कंसेप्ट है। डी एग्री नहीं होगा तो ए की गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।